सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहनों, किसी ने कहा है, जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ाकर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। किसान भाई बहनों, चाहे कितनी भी आपदाएं क्यों ना आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि हौसले के साथ देश के कृषि उत्पादन को लगातार बढ़ाते जाना है। और इसी को बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक रोजाना नए नए शोध करते रहते हैं और वे तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। देशज गौ पशुओं के विकास को विस्तार, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, मुर्रा भैंस में दुग्ध गुणवत्ता सुधार को जीन मिला और 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पशुपालन में नए पाठ्यक्रम। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। देश की धरोहर गौ पशुओं के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रारंभ से ही समर्पित रही है। इस दिशा में 2 नए मिशन संचालित किए गए हैं, जिन्हें अब विस्तार दिया गया है। पेश है इस दिशा में यह आकलन आधारित रिपोर्ट। गौधन यानी भारत का गौरव अब तक भले ही उतना विकास न कर पाया हो, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 1 वर्ष के सफल कार्यकाल ने गौवंश से जुड़ी नई योजना लाकर गौवंश विकास में उपलब्धियां हासिल की है। इस दिशा में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को विस्तार दिया गया है और उसके अंतर्गत पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। गोकुल ग्राम की इकाइयां विशेष तौर पर मजबूत हुई हैं और वित्तीय सहायता जारी है। दुग्ध क्रांति की आधार कही जाने वाली मुर्रा भैंस इस देश का गौरव है। अधिक मात्रा में दूध देने वाली इस नस्ल के दूध की गुणवत्ता सुधार में किए जा रहे प्रयासों में सफलता हाथ लगी है। अब इसका दूध आनुवांशिक स्तर पर सुधारा जाएगा। प्रस्तुत है यह शोधपरक गाथा। भैंस का यह झुंड इस बात का गवाह है कि हमने भैंस संतति विकास में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर दिखाई हैं। इसी कड़ी में हिसार स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा लैप्टिन जीन एक्जान 2 के सहारे मुर्रा भैंस के दूध में प्रोटीन बढ़ोतरी कर दिखाई है। परीक्षण में 24 सप्ताह के दुग्ध श्रवण मुर्रा से अधिक गुणवत्ता वाला दूध लिया जाना संभव होगा। इन दिनों देश में 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर नए स्वरोजगार देते पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। अच्छा परिणाम लिए 10वीं कक्षा के विद्यार्थी भी अब स्कूल से सीधे विश्वविद्यालय जा सकेंगे। इस दिशा में नागपुर स्थित महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ द्वारा विशेष पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। हमारे विश्वविद्यालय में एक लोअर एजुकेशन डिवीज़न भी है। यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय से कुछ 97 या 97 कॉलेज हैं जो एफिलिएटेड हैं, और ये जो कॉलेजेस हैं ये एक डिप्लोमा प्रदान करते हैं जिसको हम कहते हैं LMDP, मतलब लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड डेयरी प्रोडक्शन। बेसिकली इन स्कूलों का या कॉलेजेस का उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं जो आगे नहीं पढ़ना चाहते या ड्रॉप आउट्स हैं, ये वो वहाँ जाके पशुपालन, मुर्गी पालन या उससे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट कर लें। बकरी पालन आ सकता है, मुर्गी पालन आ सकता है, सूअर पालन आ सकता है, भेड़ पालन आ सकता है। इसके साथ साथ उनको फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, एनिमल का वैक्सीनेशन कैसे होता है, कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जा सकता है। तो उसमें जब हम उनको ट्रेनिंग दे देते हैं तो ये जो विलेज यूथ हैं इनके काफ़ी एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। या तो ये प्राइवेट डेयरीज़ में जाके काम कर सकते हैं, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जाके नौकरी कर सकते हैं, या सरकार में लाइव स्टॉक असिस्टेंट या स्टॉकमैन वगैरह की जो पोजीशंस निकली हैं उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा वो सबसे ज़्यादा तो इस में ज्ञान लेके अपना खुद का कारोबार करके एज ए एंटरप्रेन्योर डेवलप कर सकते हैं और बहुत सारे गाँव के युवाओं को अपने साथ ही एम्प्लॉय कर सकते हैं। तेजी से बढ़ता ताप मौसम में खासा बदलाव लेकर आया है। तो आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा तथा गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों में अनेक स्थानों पर वर्षा तथा गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीप भारत में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा तथा गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है।
क्या इस बीच आपने अपने क्षेत्र के किसी मंडी का दौरा किया है? नहीं तो हम आपको वहां का हाल बताते हैं। तो आइए एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मौसमी फलों की खासी आवक है। जहां एक और फलों का राजा आम भरपूर आवक लिए हुए है, तो वहीं तरावट देता तरबूज भी भरपूर मात्रा में है। आवक की अधिकता से दामों में गिरावट का रुख है। वहीं सलाद के लिए खीरा भी अच्छी आवक लिए हुए है और मांग भी काफी बढ़ी है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, पहले बड़े बड़े चरागाह हुआ करते थे जहां नर और मादा पशु इकट्ठे चरा करते थे और वे एक दूसरे के संपर्क में आकर प्राकृतिक तरीके से गर्भाधान किया करते थे। समय बदला और वे चरागाह नहीं रहे और ना ही पशु एक दूसरे से मिल पाते। इस बात को समझा हमारे देश के पशु विशेषज्ञों ने। उन्होंने इजाद किया कृत्रिम गर्भाधान, जिसके माध्यम से पशुओं की नस्लों में भी लाजवाब सुधार किया जा सकता है। तो कृत्रिम गर्भाधान क्या है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए देखते हैं यह कार्यक्रम। आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अतुल सक्सेना जी। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे देश में शुरू से फिजिकल यानी कि जो पशुओं का मिलन होता है उससे हमारे पशु तैयार होते हैं, लेकिन जो नई विधि है कृत्रिम गर्भाधान की, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, कृत्रिम गर्भाधान जो है हम लोगों ने भारत में लगभग 1948 के आसपास शुरू कर दिया था, लेकिन आज इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है और इसके सुधार के कारण हम अपनी नस्ल सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कृत्रिम गर्भाधान को हमने क्यों चुना। कृत्रिम गर्भाधान को चुना भारत में इसीलिए कि हमें पता था कि हमारे पास अच्छे नस्ल के सांड बहुत कम हैं और अच्छे नस्ल के सांड जब कम हैं तो हमारे पास जो इतनी बड़ी संख्या में जो पशु हैं उनको हम कैसे उत्थान करें, उनको कैसे हम बढ़ाएं ताकि कि हम दूध के क्षेत्र में अपने आप को अग्रणीय कर सकें। तो इसके लिए जो कृत्रिम गर्भाधान था उसको शुरुआत किया गई और ये बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि यहाँ जो सांडों का चयन होता है इसमें, जिससे कि हम उनका वीर्य संग्रहित करते हैं और उस वीर्य संग्रहित करने के बाद उसको नस्ल में डालते हैं, मादा पशुओं में डालते हैं और उसके बाद नस्ल सुधार की दिशा में ये बहुत अच्छा कदम है और पूरे संपूर्ण विश्व में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए मैं अभी भी समझता हूँ कि ये एक अच्छी संसाधन है जिससे कि हम नस्ल सुधार के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो भी किसान भाई हमारे जो खासकर जो पशुपालक हैं, अगर वो कृत्रिम गर्भाधान की विधि को अपनाते हैं तो किस तरह की सुविधाएं उनको गांव तक पहुंचती हैं? आज के डेट में अगर हम कहें तो हर किसान के दरवाजे तक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान का काम पहुंचा हुआ है। और क्योंकि अब जो है हम लोग जो है हिमकृत वीर्य, जिसे आप कहते हो कि क्रायो प्रिजर्व्ड सीमेन, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक छोटी सी स्ट्रॉ के अंदर रहता है जिसको कि आप द्वार द्वार तक जा कर के भी काम कर सकते हो और ऐसा काम हमारे देश में
बहुत ज़ोर से चल रहा है। डॉक्टर साहब, जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो हमारी पुरानी पद्धति है, तो क्या इसको अपनाने से उनको कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, पुराना सिस्टम जो था जिसमें हम कहते थे कि भाई हमारे पास गांव से निकल कर के पशु जाते थे चारागाह में, और चारागाह में जा कर के उनके संग नर पशु रहता था। ये बातें काफ़ी हद तक हीट डिटेक्शन के मामले में तो बहुत सही था, लेकिन ना तो अब चारागाह रहे, ना हर गांव में ऐसी जगह रही कि जहां खुले पशुओं को रखा जा सके। और ये एक आज की डेट में एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल हो गया है। तो जहां तक आप बोलते हैं कि पुरानी पद्धति, तो अगर मैं कहूं कि पुरानी पद्धति में हीट डिटेक्शन का काम बहुत अच्छा हो जाता था, लेकिन वो नस्ल सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम नहीं था। क्योंकि आज जो अगर आप किसी भी बड़े संस्थान की बात करते हैं जहाँ वीर्य है, जो अच्छे नस्ल के सांडों का जो प्रिजर्व किया जाता है, उसमें सांडों का सिलेक्शन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। और उस क्राइटेरिया में अगर वो 150 सांड लेते हैं तो उसमें से 10 सांड ये आगे बढ़ा पाते हैं कि जो कि नस्ल सुधार की दिशा में, जिनको कि हम 7 अलग अलग बीमारियों से टेस्ट करते हुए, ताकि और उसमें ये भी देखा जाता है कि कोई ऐसा गुणसूत्र इसमें ना हो जो कि माँ के साथ जब इनका मिलन होगा, जब फीमेल के साथ इनका मिलन होगा, तो वो लीथल कैरेक्टर ना प्रकट करे। इन चीज़ों को दिशा में रखते हुए ये काम किया जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुरानी से पद्धति आप जहाँ बात करते हैं वो नस्ल सुधार की दिशा में अच्छा कदम नहीं था, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक बहुत अच्छा कदम है। सिर्फ दिक्कत यही आती है कि हीट डिटेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, और उस हीट डिटेक्शन के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज भारत के अंदर जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, 7 लोगों को कुछ इंजेक्शन दे करके उनकी हीट को ले आया जाता है, जिससे कि आप हीट को पकड़ लीजिए और हीट को पकड़ने के बाद उसको गर्भित कर दीजिए। ये सब काम चल रहा है। डॉक्टर साहब, जब भी हमारे पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान करें तो उसका सही समय क्या है, कैसे पहचान करें, किस तरह करें? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं समझता हूँ कि ये किसान भाइयों तक जहाँ एक्सटेंशन का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है वहाँ तो ये बातें पहुँचती हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं समझता हूँ पूरे देश के किसानों तक ये बातें जानी चाहिए। देखिए, जब तक हम सही गर्मी को नहीं पकड़ेंगे तो हम उसको सही गर्भाधान के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, और जब हम सही गर्भाधान के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो लाख आप अच्छा वीर्य रख लें, लाख आप अच्छे आदमी रख लें जो कि सही गर्भित करते हैं, ये काम सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बच्चे की स्थापना कैसे होती है। बच्चे की स्थापना तब होती है जब मादा चक्र में आती है, और वो चक्र में आने के बाद वो अंडा निकालती है अपने अंडाशय से, ओवरी से, और इस अंडा निकलने का समय हीट के लक्षण के साथ बहुत मिलता हुआ है। और उसी समय आप जब इसको गर्भाधान के लिए बाहर से वीर्य देते हैं जिसमें शुक्राणु होते हैं या स्पर्म्स होते हैं, तो ये जा कर के अंदर फर्टिलाइज करता है। तो हर किसान भाई को ये समझना चाहिए कि गर्मी के लक्षण को सही पकड़ना एक बहुत ही कला का काम है। और इसके लिए मैं किसान भाइयों के आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर वो गाय का पशु पालन कर रहे हैं तो गाय में गर्मी के लक्षण सबसे अच्छे वो होते हैं जब वो गाय खड़ी रहे और अपने ऊपर अन्य पशुओं को चढ़ने दे, जिसे हम साइंस की भाषा में प्राइमरी साइंस ऑफ हीट कहते हैं। ये लक्षण मिलने के बाद अगले 10 घंटे तक, अगर आप 10 से 12 घंटे तक अगर आप बीज डाल देते हैं तो ये सबसे बढ़िया आपको कंसेप्शन ठहरने का एक अच्छा वो होगा। वहीं जहाँ लोग बाग भैंसों का ज़्यादा काम कर रहे हैं या जो भैंस के पालन में जुटे हुए हैं, वहाँ उनको, क्योंकि भैंस में गाय की अपेक्षाकृत लक्षण उतने बढ़िया नहीं होते हैं, तो वहाँ हमें 3-4 लक्षणों को जोड़ करके ही उसके लक्षण को पकड़ना पड़ेगा। और जब आप उसके बाद जब कृत्रिम गर्भाधान के लिए डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वो जिस विधि से जब गर्भाधान करता है तो वो अपने हाथों के द्वारा चेक करके बता सकता है कि ये सही गर्मी पे है या नहीं है। भैंस के केस के अंदर आप हमेशा याद रखिए कि वो अगर पीछे से कुछ स्त्राव डाल रही है, जिसे आप लार कहते हैं, जेर कहते हैं, अलग नामों से, वो डाल रही हो, साथ साथ अगर उस दिन दूध भी कम हुआ हो, साथ साथ वो रंभा भी रही हो, साथ साथ अगर वो जल्दी पेशाब कर रही हो, कोई भी 2 या 3 लक्षण को अगर आप पकड़ लेते हो और अगर आप ऐसे लक्षणों को पकड़ करके उसको कृत्रिम गर्भाधान के लिए देते हो तो ये सबसे बढ़िया उपाय है ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्शन या गर्भ ठहरने के लिए। एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि हर किसान भाई मोटे तौर पे ये ध्यान रखे कि अगर उनका जानवर सुबह गर्मी पे दिखाई दे तो वो शाम तक बीज जरूर डलवा ले, और अगर वो शाम को दिखाई देता है तो वो अगले दिन सुबह जरूर बीज डलवा ले, जिसे हम AMPM रूल के नाम से कहते हैं। और इसको हमेशा हर किसान भाई समझे। ऐसा ना हो कि भाई आज अभी लक्षण दिखाई दिया और एकदम लेके चले गए, वो भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, लोगों को भ्रम रहता है कि एक बार कृत्रिम गर्भाधान करने से शायद पशु ज्ञापन ना रहे, क्या 2 बार कराना जरूरी है, एक बार में ही ठीक है?
देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं। कुछ लोगों का मत ये रहता है कि भाई कि ज़्यादा बीज डाला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड मानक के अनुसार जो है बीज बनाए जाते हैं, और जो मानक हम स्ट्रॉ में डालते हैं वो मानक देश भर में उसको टेस्ट किया हुआ है और वो सही है। तो वहाँ तक बात, अगर कोई कहता है कि भाई 2 बार बीज डालें, तो वो नहीं, एक हीट पे आप 1 बार ही बीज डालिए, ठीक। अब एक हीट पे कई बार लोग बाग ये काम जरूर करते हैं कि किसी को हीट समझ में नहीं आई और वो हीट लंबे समय तक चली गई, तो लोग बाग 2 बार डालते हैं। कोई सेंस नहीं है कि आप किसी जेनेटल सिस्टम को, किसी माँ के जननांग को बार बार छेड़खानी करें, क्योंकि उससे हम क्षति ही पहुंचा सकते हैं उसको, उससे लाभ नहीं हो सकता। और इसीलिए हम हमेशा कहेंगे कि आप हीट के लक्षण को सही से पहचानें और सही प्रस्तुत करें, ताकि गर्भ ठहरने के चांसेस ज़्यादा रहें। अब बात ये रहती है कि भाई क्या एक बार में पशु ठहर जाएगा? आपका जो कहने का मतलब दूसरा, कि क्या एक बार आज बीज डाला ठहर जाएगा? ये सारी बातें इस पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके पास बीज अच्छा है, आपके पास जो काम करने वाले आदमी हैं वो लोग अच्छे हैं, उनको गर्भाधान का तरीके में वो प्रशिक्षित हैं या ट्रेंड हैं, और साथ ही साथ आप गर्मी कितनी बढ़िया पकड़ रहे हैं। हम इसे कहते हैं प्रेगनेंसी इक्वेशन। प्रेगनेंसी इक्वेशन कोई एक के कारण नहीं होता कि एक फैक्टर के कारण जी ज्ञापन ठहर गया। हमें पशु की स्वस्थ, पशु के द्वारा जो पशु पे जो बीज डाला जा रहा है वो, गर्भाधान करने वाले आदमी का काम और आपका मैनेजमेंट, ये चारों को मिलकर के आप जो है एक बढ़िया प्रेगनेंसी देते हो। आइडियली ये तरीका है कि भाई 60% से 65% तक कंसेप्शन हो जाएगा। मतलब 100 जानवर अगर आप लोगे तो आपको 65 जानवर पहली बार बीज डालने पे एक अच्छे सिस्टम में काम कर जाएंगे, आपके पास फिर भी 35 जानवर लेंगे। ये जब दोबारा दूसरी बार गर्मी पे आएंगे, अगर आपका सिस्टम सही काम कर रहा है, तो अगर वो जब दोबारा गर्मी पे आएंगे तो आप फिर इनको जब बीज डालोगे तो इनके काफ़ी 65% चांसेस फिर रुकने के होंगे। तो 65% चांसेस जब रुकने के होंगे तो फिर कुछ जानवर रह जाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई 3 बार तक अंतर पे, 3 बार तक अंतर पे आप डाल सकते हो। अगर 3 बार बीज डालने के बाद भी हीट आई, फिर बीज डाला, फिर हीट आई, फिर बीज डाला, और अगर आप ऐसा करते हुए अब आप फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब आपको बहुत आवश्यकता है कि किसी कुशल पशु चिकित्सक को दिखलाएं जो कि इसकी जानकारी रखते हों और वो आपको अपना एक उपचार उसके लिए सुझाव दें। डॉक्टर सक्सेना जी, आपने हमारे खासकर जो पशुपालक हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, और इस ओर हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने नस्ल सुधार पे काम करेंगे, क्योंकि नस्ल सुधार से उनका दूध का उत्पादन बढ़ेगा, जो किस्म जो नस्ल है वो उनके लिए आगे के तैयार हो जाएगी। हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि आपके इस प्रसारण के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैले, क्योंकि एक्सटेंशन का काम जितना ज़्यादा सरकार के स्तर से उठेगा उतना ज़्यादा मैं समझता हूँ पशुपालकों को फ़ायदा होगा। ऑलरेडी इस पे बहुत काम हुआ है, प्रचार प्रसार के माध्यम से आज हम लोग क्रांति लेके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये चीज़ें बार बार आगे बढ़ें तो देश में दूध की जो हम अग्रणीय कहते हैं उसमें हम अग्रणीय और अच्छे बन सकते हैं, कम पशुओं को रख करके। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये विश्वविद्यालय नस्ल सुधार के लिए क्या कुछ काम कर रहा, जानकारी लेते यहाँ के कुलपति डॉक्टर वासना जी से। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान का एक उद्देश्य नस्ल सुधार तथा मादा रोगों जो गाय और भैंस के होते हैं उन पर भी कार्य करना एक है। और अगर हम बात करें नस्ल सुधार की, तो इसमें अभी हाल ही में हमने एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो भारत सरकार की तरफ से अभी लॉन्च हुआ था, उसमें एक प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया और अभी हमें आशा है कि वो प्रोजेक्ट मिल भी जाएगा। दूसरा कुछ एक कार्यक्रम हमने जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो भारत सरकार के हैं उसमें भी हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। चाहे वो अगर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की बात करें या राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें, इसमें उद्देश्य यही है कि जो हमारे भारत की देसी जो नस्लें हैं उनको सुधार किया जाए। इसमें जो मुख्य रूप से हमने 4-5 ब्रीड हमने ली हैं, जो एक तो साहिवाल ब्रीड है वो ली है, और यहाँ की हमने गंगा तेरी ब्रीड है वो ली है, रेड सिंधी है और हरियाणा है। ये 4 ब्रीडों को लिया है प्रथम पहले चरण में। उसके बाद फिर हम जो अगर धीमे धीमे फेज़ मैनर में और भी ब्रीड हम लेंगे, तो एक तो ये है कि इसकी नस्ल सुधार करेंगे, इनकी इस ब्रीड को कंजर्व भी करेंगे और इसकी ब्रीड को आगे बढ़ाएंगे।
आजकल जैसे बहुत चर्चा भी है कि सवाल सब लोग को पूछते भी हैं किसान भाई कि क्यों देसी ब्रीड की क्यों बात कर रहे हैं। जो पहले से जो प्रोग्राम हमारे चले आ रहे हैं, जो विदेशी नस्ल की जो गाय हैं उनको क्यों नहीं संरक्षण कर सकते या उनको क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते। तो आज के अब ये ऐसा देखा गया है कि जो देसी गाय हैं उनमें एक तो यह है कि रोग प्रतिरोध रोकने की क्षमता एक तो अधिक होती है, और दूसरा इन गायों का जो दूध है वो भी दूध अच्छा माना जाता है कि उसमें बताते हैं कि एक प्रोटीन है वो इसमें नहीं होती है, जो कि बहुत सी बीमारियां हैं शरीर में जो इंसान में होती हैं वो इस दूध के पीने पर नहीं हो सकती हैं। तो दूध इसका अच्छा है, दूध के साथ साथ और जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी इसके अच्छे उनसे भी लाभ मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमने कुछ प्रोग्राम शुरू करे हैं। अगर हम बात करें बांझपन की बात करें या मादा रोग की बात करें, तो बांझपन मुख्य रूप से किसान भाइयों को बताने के लिए मैं बताऊं कि 2-3 मुख्य कारण होते हैं इसके। एक तो यह है कि जो पशु है उसमें ही कुछ कमी हो, जो उसके जो शारीरिक रचना है, जो उसके अंदर जो अंग हैं वो बच्चेदानी है, उसमें ही कमी हो सकती है। दूसरा एक चीज़ मुख्य रूप से ये होता है कि उसके खान पान में कमी है, जो वहाँ के जो मिनरल्स हैं, जो चीज़ हैं, जो ये हार्मोन है, उनमें कमी हो रही हो। तो अगर किसान भाई ये जो है इसमें अगर उनको अच्छा दाना पानी दिया जाए, जो पौष्टिक जो चारा है, पौष्टिक दाना है, अगर ये दिया जाए तो इससे निजात दिलाई जा सकती है। तीसरा एक होता है कि जो बीमारी अगर कोई हो, बच्चेदानी की बीमारी है अगर, या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो ये तीसरा कारण भी हो सकता है। लेकिन ये अगर तीसरा कारण है तो इसके लिए आपको आसपास के जो पशु चिकित्सक हैं वहाँ तक आपके जानवर को, गाय को या भैंस को ले जाना पड़ेगा, और वहाँ का जो पशु चिकित्सक है उसको वहाँ पर उसका परीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा, और वो बताएगा कि इसमें क्या कमी है। तो ये 3-4 इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। और इन तीनों में पहला जो कारण था, अगर शरीर की रचना में ही कोई अगर कुछ ख़राबी है उसमें तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाकी की जो 2 मैंने बात अगर की हैं, अगर उसका पौष्टिक आहार दिया जाए, खनिज जो लवण है या जो मिनरल जो है मिनरल मिक्सचर अगर उसको ठीक से दिया जाए, और चारा उसको ठीक से दिया जाए, और तीसरा जो अगर बीमारी है उसको, तो बीमारी का उसका अगर इलाज सही करा जाए, तो मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ ऐसा कि ये बांझपन की बीमारी जो है दूर की जा सकती है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, आज आपको कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। मुझे आशा है कि आप इस जानकारी से भरपूर लाभ उठाएंगे। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं कल प्रसारित होने वाले कृषि दर्शन के कुछ कार्यक्रमों की जानकारी भी देना चाहता हूं। खबरें खेती की और मंडी के ताजा भाव तो रहेंगे ही, इसके अलावा जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि पॉली हाउस में किस तरह से फल, फूलों और सब्जियों की खेती करके मुनाफा लिया जा सकता है। तब मुझे आज्ञा दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।